टीनेजर। आज हम आपको बताना चाह रहे हैं कि कोणों के आधार पर हमारे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो कोणों के आधार पर त्रिभुज हम आपको दिखाएंगे। जैसे अगर ऑरली बोला जाए, मौखिक रूप से बोला जाए, तो सबसे पहले नीलकोण त्रिभुज होता है, फिर उसके बाद समकोण त्रिभुज होता है, फिर उसके बाद अधिकोण त्रिभुज होता है। अब नीलकोण त्रिभुज को हम कैसे बताते हैं? नीलकोण त्रिभुज हमारा इस प्रकार से होता है, जैसे ये, यानी कि नीलकोण त्रिभुज में हमारा प्रत्येक कोण 0 अंश से ऊपर और 90 अंश से कम का होता है। जैसे मान लीजिए कि एक कोण अगर 35 है, दूसरा 25 है, तो 25 और 35 60, तो तीसरा अपने आप ही 30 अंश का होगा। और ये आप जानते हैं, मैं पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें मैं बता चुका हूँ कि नीलकोण हमारे 90 अंश से कम और 0 डिग्री से ऊपर के होते हैं। तो नीलकोण त्रिभुज उसी को कहते हैं जिसमें हमारे प्रत्येक कोण 90 अंश से कम का होता है। हाँ, तो अभी देखते हैं नेक्स्ट त्रिभुज हमारा कोण के आधार पर होता है समकोण त्रिभुज। यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण हमारा 90 अंश का होता है और बाकी कोण जो होंगे वो भी हमारे 90 अंश के योग के बराबर होंगे। यदि अगर एक 45 अंश का है तो दूसरा भी 45 अंश का होगा। तो इस प्रकार से हम समकोण त्रिभुज को परिभाषित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको चित्र के हिसाब से दिखा दे ए बी सी, तो बी कोण हमारा समकोण है, बाकी जे कोण बी ए सी और कोण बी सी ए, ये हमारे न्यूनकोण होते हैं। यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण हमारा 90 अंश का हो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो ये त्रिभुज के प्रकार में दूसरा प्रकार हो गया। आगे बताता हूँ नेक्स्ट हमारा कोण के आधार पर त्रिभुज होगा अधिकोण त्रिभुज। यहाँ पे चित्र के आधार पर आप देख रहे होंगे कि ऐसा त्रिभुज जिसमें हमारा एक कोण 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम का होता है वो हमारा अधिकोण त्रिभुज कहलाता है। यहाँ पे एंगल के या कोण के आधार पर हम दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे 135 अंश का ये एक एंगल है और बाकी हमारे बचे 180 में से 135 घटाएंगे तो कितने बचाएंगे हमारे 15 और 30 45 अंश, यानी कि बाकी दो एंगल हमारे 45 अंश के होंगे। इसमें एक 20 का हो जाएगा तो दूसरा हमारा 25 डिग्री अंश का हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम अधिकोण त्रिभुज को परिभाषित कर सकते हैं। तो आपको ब्लैक बोर्ड पर दिखाई दे रहे होंगे कि कोणों के आधार पर हम त्रिभुजों को किस प्रकार दिखाते हैं। सबसे पहले नीलकोण त्रिभुज, फिर अधिकोण त्रिभुज, फिर समकोण त्रिभुज। तो यहाँ तीनों प्रकार हैं हमारे कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि कोण के आधार पर हम त्रिभुज को तीन प्रकार से दिखा सकते हैं। यहाँ पे आगे हम आपको बताना चाह रहे हैं, जैसे कि अभी मैंने समझाया था कि कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। अब आगे नेक्स्ट होते हैं हमारे भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो भुजाओं के आधार पर किस प्रकार से हमारे त्रिभुज
बताए गए हैं। ब्लैक बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं कि आप पहला त्रिभुज है हमारा समबाहु त्रिभुज। समबाहु, सम मतलब बराबर, बाहु मानी भुजाएं, और त्रिभुज मानी त्रिभुज। मतलब जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमारी समान होती हैं उसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज। आपको चित्र में दिखाई दे रहा हो कि एक भुजा हमारी 5 सेंटीमीटर है, तो दूसरी भुजा भी 5 सेंटीमीटर होगी और तीसरी भुजा भी 5 सेंटीमीटर होगी। आगे देखते हैं, दूसरा है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु, सम मानी बराबर, द्वि मानी दो, बाहु मानी भुजाएं, यानी जिस त्रिभुज की हमारी दो भुजाएं समान हो और एक भुजा अलग हो, यानी एक भुजा समान और दो भुजाएं अलग प्रकार से समान, तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। या ऐसा समझ लें कि किसी एक त्रिभुज में यदि एक भुजा हमारी 8 सेंटीमीटर है तो उसकी दो भुजाएं 5 सेंटीमीटर की होंगी। इस प्रकार से हम समद्विबाहु त्रिभुज को परिभाषित कर सकते हैं। आगे अगला आता है कि विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? विषमबाहु त्रिभुज में हमारी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होती हैं। किस प्रकार से होती हैं? यहाँ पे आप देख सकते हैं, यदि एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो दूसरी 7 सेंटीमीटर होगी, तीसरी हमारी 9 सेंटीमीटर होगी। कुल मिला के तीनों भुजाएं अलग अलग नाप की होंगी। तो इस प्रकार से हम विषमबाहु त्रिभुज को परिभाषित कर सकते हैं। अब बात आती है कि मापने की इकाई। मैं एक वीडियो मापन की इकाई से संबंधित भी बना चुका हूँ, उसमें आप उसका अध्ययन कर सकते हैं कि जैसे अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, और मीटर में है तो मीटर, किलोमीटर में है तो किलोमीटर, मतलब आकृति के हिसाब से जो हमारे प्रश्न में दिया जाता है। कहीं कहीं प्रश्न में दे दिया जाता है कि ये भुजा 5 सेंटीमीटर की दे दी और दूसरी भुजा हमारी दे दी 0.25 मीटर या 0.25 मीटर। तो इस प्रकार के सवालों में हम एक प्रकार की राशि में जो हमारी इकाई है उसको हम बदल लेते हैं। अगर मीटर है तो मीटर में और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में। इस प्रकार से एक प्रकार की मापने की इकाई में परिवर्तित कर हम सवाल को हल करते हैं। एक सूत्र मैंने बताया था, डेसी सेंटी मिली डेका हेक्टो किलो। तो यहाँ पे सूत्र इस प्रकार के सवालों में हम इसको लगा सकते हैं कि यदि कोई कहीं डेसीमीटर में दे रहा है माप, कहीं मीटर में दे रहा है, तो वहाँ सीधा सीधा फार्मूला है डेसी सेंटी मिली डेका हेक्टो किलो, यानी कि 1 मीटर में हमारे 10 डेसीमीटर होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 मीटर में हमारे 1000 मिलीमीटर होते हैं। इसी प्रकार से आगे की इकाइयाँ हैं इसमें कि 1 डेका मीटर में होते हैं हमारे 10 मीटर और 1 हेक्टोमीटर में होते हैं हमारे 100 मीटर और 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। इस प्रकार से ये हमारे जो लेवल हैं 5, 6, 7, 8, यहाँ पर जो हमारे बच्चों की जड़ होती है, मतलब जो मापन की इकाई है, उसको बहुत ही बारीक तरह से समझना चाहिए, जिससे कि हमें आगे लिए भविष्य में इसका लाभ मिल सके। क्योंकि सवाल में कहीं कहीं दे देते हैं, कहीं मीटर में दे देते हैं, कहीं डेसीमीटर में दे देते हैं, कहीं सेंटीमीटर में दे देते हैं। तो हम प्रत्येक सवाल को एक समान राशि या एक समान मापने की इकाई में परिवर्तित करके ही हल करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।